आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और अब आपको बता दें, इस बिल को लेकर चर्चा जारी है। दोनों ही तरह से आवाज जो है आ रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद भी चर्चा इस तरह से हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल आया है ये असंवैधानिक है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है, सरकार का ये दावा है कि ये जो बिल आया है इससे मुस्लिम समाज की बेहतरी होगी। जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो मुस्लिम समाज में महिलाएं हैं, उनका भला होगा। वक्फ के पास जो जमीन है उसको लेकर भी तरह तरह की बात हो रही है और इस पूरे वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज हम खास बातचीत कर रहे हैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया अनुराधा जी। अली अनवर जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है, वक्फ संशोधन बिल, जो दोनों ही सदन में पास हो चुका है संसद के, उस बिल को लेकर आपकी क्या राय है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने शुरू के अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार कह रही है कि इससे गरीबों और पिछड़ों को, पसमानदा तबकों को फायदा होगा। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब सरकार नोटबंदी लेकर के आई थी तो उस समय भी यही कहा था कि इससे गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को फायदा होगा। लेकिन सारा देश जानता है कि फायदा होने की बात तो बहुत दूर थी, भयानक नुकसान हुआ, गरीबों का नुकसान हुआ। जो अमीर उमरा थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो इसीलिए ये बात यहाँ भी लागू होती है कि गरीबों का, पिछड़ों का, पसमानदा तबकों का कोई इससे फायदा नहीं होने वाला है। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, शुरू से आता हूँ कि सरकार को ये समझना चाहिए कि किसी संविधान हमें धर्म की आजादी और हमारे धार्मिक मामलों में जो दूसरे धर्म को कोई चोट नहीं पहुंचाने वाला हो, ऐसे मामले में हमारे किसी के धार्मिक मामले में सरकार दखल नहीं देती है, नहीं देना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था है। तो मुसलमानों का ये रिलीजियस मामला है और मुसलमान जिनकी हैसियत है वो जमीन या दौलत वक्फ करते हैं। वक्फ का मतलब है कि वो खुदा के नाम से दान दे देते हैं। दान देने वाले को भी इसमें कोई हस्तक्षेप करने का, इसमें उसको वापस लेने का कतई हक नहीं है। तो एक तो बात ये है। तो अब ये इसमें आप देख लीजिए कि ये सरकार, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सरकार इसी तरह का हस्तक्षेप, इसी तरह का कानून जो मुसलमानों के वक्फ के संबंध में लेके आई है पार्लियामेंट में और पास भी बहुमत के बल पर करा दिया है, और नीतीश जी ने चंद्राबाबू नायडू साहब के समर्थन पर, ये सरकार तो अल्पमत में है लेकिन इन दोनों को मिला करके ये बहुमत का जुगाड़ हो गया है, पास इसने करा दिया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या जो दूसरे धार्मिक न्यास परिषद हैं, धार्मिक न्यास परिषद हर राज्यों में होता है, इसके अलावे कुछ ट्रस्ट भी हैं, जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मामला है, तो इसी तरह से अलग अलग मंदिरों का अपना ट्रस्ट होता है। उनके पास भी लाखों लाख एकड़ जमीन है। न सिर्फ जमीन है बल्कि सोने के आभूषण भी हैं और नगदी रुपया भी है।
तो क्या ये सरकार जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके अंदर जो गरीब हैं, उनके फायदे के लिए उनको मुसलमानों की इतनी चिंता सिर्फ क्यों हो रही है? जो हमारे तरह से हिंदू धर्मों में भी बहुत सारे लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं और भी अगड़ी जातियों के भी में गरीब लोग हैं, क्या उनके कल्याण के लिए इसी तरह का बिल लेकर के भारत सरकार आएगी? तो इसका जवाब तो हम पहले ही दे देते हैं। देख लीजिएगा आप लोग भी कि इसका जब सवाल ही नहीं उठता है। छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म तो सबसे बड़ा और पुराना धर्म है, लेकिन सिख धर्म जो सबसे नया है, उस धर्म की के बारे में भी ये सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कृपाण लेकर के सिख भाई निकल जाएंगे मैदान में, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। तो ये कानून के सामने सभी धर्मों के लोग बराबर होना चाहिए। ये संविधान के विरुद्ध इसलिए भी है और इसलिए भी है कि ये संघीय व्यवस्था है, अपने देश में फेडरल सिस्टम है। अब आप देख लीजिए, तमिलनाडु ने पहले ही कह दिया कि आप लाख बना ले बिल इस तरह का, हम अपने यहाँ इसको लागू नहीं करेंगे। आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी जी ने भी इसी तरह की बात करी है, उनके नेताओं ने। तो जितने भी गैर भाजपाई सरकारें हैं इसको नहीं मानेंगी, तो आप समझ लीजिए कि एक राज्य में और एक सेंटर में एक टकराव होगा। और इसलिए भी टकराव होगा कि अमित शाह जी ने ये कह दिया लोकसभा के अंदर में, गृह राज्य मंत्री जी ने, कि ये सरकार, ये सेंट्रल लॉ है और सभी राज्यों पर ये बाध्यकारी होगा। तब हम कहना चाहते हैं कि भाई फेडरल सिस्टम खत्म कर दीजिए, संविधान नया गढ़ लीजिए कि कोई भी कानून जो जमीन है, लैंड है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। आप कैसे कानून बना सकते हैं? प्रधानमंत्री का ये, देखिए, प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया कि वक्फ की संपत्ति में वर्षों से गड़बड़ी हो रही थी और इससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं और जो गरीब हैं उनका नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो नया कानून आया है उससे ये समस्या दूर हो जाएगी। आप पसमानदा मुस्लिमों के हक की आवाज़ उठाते हैं, सरकार भी ये दावा कर रही है कि जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनका इससे भला होगा। बिल्कुल नहीं भला होगा। सरकार की नियत गरीबों को, पिछड़ों को, पसमानदा लोगों को भला करने का नियत नहीं है। मॉब लिंचिंग होती रही, गोरक्षा के नाम पर हत्याएं होती रही, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर बुलडोजर चलते रहे। दिल्ली में भी चला, उत्तर प्रदेश में भी चला, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, आंध्र प्रदेश में भी चला, सब जगह चला। और इसमें 99% जो पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, वो इसकी चपेट में आए हैं। उन्हीं की झोपड़ियां उजारी गई हैं, उन्हीं के घर तोड़े गए हैं, वे ही मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं। तो ये क्यों नहीं रोकती? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कि बुलडोजर नहीं चलेगा, प्रायर परमिशन लेना होगा कोर्ट से, लेकिन कोई परवाह नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखा, उत्तर प्रदेश सरकार पर बुलडोजर चलाने के लिए बिना उसकी अनुमति के फाइन तक लगाया है। फाइन दे देंगे, क्या हो जाता है? फिर बुलडोजर चलाएंगे जहां इनका होगा। तो ये सब चीज है। असल नियत ये है अनुराधा जी कि ये जिस तरह से रेल की जमीन, जिस तरफ से फॉरेस्ट की जमीन, जिस तरह से डिफेंस की जमीन ये बेच रहे हैं संपत्ति निजी घरानों को, उसी तरह से
इतनी, आज जानते हैं कि शहर हो या कस्बा, छोटा सा कस्बा, जमीन का रेट आसमान छू रहा है। उन जमीनों पर इनकी नजर है और इसको लेकर के बड़े बड़े वो माल खोलना चाहते हैं, कारपोरेट घरानों को, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं ये जमीन। जिस तरह से ये इन सब सरकारी चीजों को, रेल को, हवाई जहाज को, तेल कंपनियों को, पीएसयूज को, जो संस्थाएं हैं, मुनाफा देने वाली जो कंपनियां हैं, उन सब को जिस तरह से बेच रहे हैं, कोयले खदानों को दे रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, दे रहे हैं, कोई इनको पेड़ों की कटाई से कुछ नहीं है। और खनिज पदार्थ जो देश का है उसको ये लीज पर दे रहे हैं, 100-100 साल की लीज पर दे रहे हैं। जो बड़े बड़े इजारेदार घराने के लोग हैं, तेल निकालने के लिए दे रहे हैं, खनिज निकालने के लिए दे रहे हैं, कोयला निकालने के लिए, लोहा निकालने के लिए, उसी तरह से ये जमीन भी देना चाहते हैं। जी अली अनवर जी, एक बात बताइए, क्या आप ये बात मानते हैं कि वक्फ की जमीनों में गड़बड़ी होती है, धांधली होती है? जी, आपकी इस बात से हम पार्शियली हम एग्री करते हैं। कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, लेकिन गड़बड़ी दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हड़प लीजिए, आप उसको आप कब्जा कर लीजिए। उस गड़बड़ी को अगर दूर करने की बात होती, जिस सरकार कह रही है जिस पसमानदा को फायदा पहुंचाने की, गरीब पिछड़े मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा कह रही है, तो कितने लोगों से उसने बात की। मैं बताता हूं, मैं 12 साल तक एमपी रहा हूं। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज 1998 से चला रहा हूं। मैंने दरखास्त दिया एक मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते, और एक एक्स अभी एमपी हैं और एक संगठन को ऑल इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। हमने दरखास्त दिया कि आप दिल्ली में आयरे गैरों नत्थु खैरों को बुला करके, कुछ दलाल लालची लोगों को बुला करके आप सुनवाई में बैठा रहे हैं, उनका पीठ भी थपथपा रहे हैं, आप मुझको भी दिल्ली बुलाइए। तो जब दिल्ली नहीं बुलाया तो हमने कहा कि पटना आइए, और पटना आ करके आप इस बात को, हमको सुनवाई का मौका दीजिए। जब उन्होंने पटना का कार्यक्रम घोषित किया तो फिर मैंने याद दिलाया कि आप हमको भी समय दीजिए। तो वो उन्होंने पटने का कार्यक्रम, जगदम्बिका पाल जी जो पीएससी के अध्यक्ष थे, जेपीसी के, कैंसिल कर दिया। तो किससे जो बेनिफिशियरी है, उसी तरह से जो किसान कह रहे थे किसान के पक्ष में है, 1 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे, दिल्ली के चारों तरफ घेरे रहे, 700 किसानों की शहादत हुई, और उसके बाद आपको उस बिल को वापस लेना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके फायदे में है उसकी बात आप सुनते नहीं हैं, अपने मन से कहते जा रहे हैं कि इनके फायदा के लिए, उनके फायदा के लिए, हम लोगों के फायदा के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये कहा अगर ऐसा होता कि महिलाओं के फायदा में, पसमानदा मुसलमानों के फायदा में होता, जमीन हड़पने की इनकी मंशा नहीं होती, कारपोरेट घराने को देने की मंशा नहीं होती, कम्युनल हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने की मंशा नहीं होती, तो हम पहले आदमी होते, हमारा संगठन पहला संगठन होता देश में जो खड़ा हो करके और इसका समर्थन करता। तो सरकार की तरफ से तो तमाम जो सवाल उठाए गए इस बिल को लेकर, उस पर जवाब दिया गया। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से भी जवाब दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी जवाब दिया गया। किरण रिजिजू ने संसद में ये बात कही कि मुसलमानों के क्रियाकलापों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप जो है वो कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। वो ये कह रहे हैं कि इस कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेटी केंद्रित बदलाव है।
तो इससे तो एक तरीके से जवाबदेही भी तय हो जाएगी। जो बात कही जा रही है वक्फ के पास जो ज़मीनें रजिस्टर्ड है उसको लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, वो डिस्प्यूटेड जो लैंड होगी उसकी जांच की बात कही ज़रूर जा रही है। लेकिन किसी भी गैर मुस्लिम का मुस्लिम समाज के क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये एक बात क्लियर की गई। इसके अलावा ये कहा गया कि ये मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए ये बिल लाया गया है, ये उद्देश्य है सरकार का। देखिए, हर बिल को पेश करते हुए सरकारें इसी तरह की बात करती है, लेकिन मामला कुछ और होता है। मामला ये है कि भाई, आप कह रहे हैं कि हमको फायदा होगा और आप उसके मामले में आप दखल दे रहे हैं, उसका मालिक मिल्कियत कलेक्टर को इतना अधिकार दे रहे हैं, फिर कलेक्टर से लेकर के ऊपर के अधिकारी को दे रहे हैं, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। तो आप जिस गरीब और पिछड़े की बात करते हैं वो कैसे जाएगा, और डिस्प्यूटेड हो जाएगा तो कलेक्टर आपका राजनीतिक प्रतिनिधि है जिले में, आपका कोर्ट है। बाबरी मस्जिद का ही ले लीजिए, बाबरी मस्जिद में जो फैसला हुआ हम लोगों ने मान लिया, पूरे देश ने मान लिया, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए कि कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में लिखा, गोगोई साहब की अध्यक्षता में वो बेंच ने फैसला दिया, खुद लिखा कि बाबरी मस्जिद पर के नीचे कोई अवशेष नहीं मिला है, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, फिर भी फैसला दिया कि यहां मंदिर बनेगा। देश के मुसलमानों ने चू नहीं कसा और हम लोगों ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके भी इस बात को मान लिया कि देश में अमन चैन बाकी रहे। आप मान लीजिए कि इस देश में, और उसको देखिए कि उन जजों को, एक मुसलमान जज भी था, नजीर नाम था, उसने किस तरह से वो गवर्नर बना दिए गए, किस तरह से गोगोई साहब राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए। तो आज तो आम लोगों का, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोर्ट पर से भी विश्वास हटता जा रहा है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सारे तंत्र हैं, सरकारी तंत्र छोड़ दीजिए, जो रिजर्व बैंक है, जो इलेक्शन कमीशन है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को छोड़ दीजिए, इन सब को सरकार ने, सारे कानूनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। तो कैसे हम उम्मीद करें कि हमको न्याय मिलेगा? ये डिस्प्यूट, असल मामला इसमें ये है, जमीन तो एक मामला है ही, असल मामला ये है कि जो कम्युनल पोलराइजेशन है उसको कैसे गहरा बनाया जाए, कैसे उसको गहरा किया जाए और अस्थाई किया जाए। इसके लिए गांव गांव में इनके कलेक्टर डिस्प्यूट पैदा करेंगे, इनके लोग दरखास्त देंगे, डिस्प्यूट होगा, और इसमें उत्तेजना में आकर के जो मुसलमान हैं और दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो उन पर गोलियां चलाई जाएंगी, उनको नाजायज दफाओं में जेलों में बंद किया जाएगा। इनके ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे लोग इसमें ये करे जाएंगे। तो तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जिस सरकार में नहीं है उस पर कैसे भरोसा किया जाए? कोई एक मामला रहता पहले तो थोड़े देर के लिए भरोसा किया जाता, लेकिन ऐसे दर्जनों मामले हैं जब से ये सरकार आई है, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमान खास तौर के उसके टारगेट पर हैं, उनको जलील करना, उनको बेइज्जत करना, उनको अपमानित करना और कम्युनल पोलराइजेशन के लिए सारा कदम होता है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। वो डिस्प्यूट में जाने पर होगा बाद में किसका? जैसे जेल में लोग बंद कर दिए जाते हैं, दिल्ली दंगे के भी जेल में खाली बंद है लड़का, वो नौजवान लड़का 4 साल से ज्यादा हो गया, वो छूटेगा, एक दिन छूटेगा। जिस तरह से दूसरे लोग छूटे हैं, उन पर मुकदमा और कायम नहीं रहा, उठा लिया है कोर्ट ने।
लेकिन वो छूटेंगे। पत्रकार भी जेल जाते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं इनके खिलाफ, लेकिन वो छूटते हैं, निर्दोष पाए जाते हैं। लेकिन जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने उनको बंद किया जेलों के अंदर में, निर्दोष होते हुए भी गलत धाराएं लगा करके, जिनकी जान चली गई गोली गोली चलने से, जिनका खून बहा लाठीचार्ज से, जिनकी आंसू गैस से जिनकी आंखें चौपट हो गई, उनकी आंखें, उनका खून, उनकी जान, उनकी जवानी को कौन लौटाएगा? किसी को दोषी आज तक नहीं ठहराया गया। इसलिए ये बात है जी। मैं देखिए देखिए, तमाम बातें आप कर रहे हैं, आप कई मुद्दे भी यहाँ पर गिना रहे हैं। आपने किसान आंदोलन का भी जिक्र कर दिया, आपने दिल्ली दंगों का भी जिक्र कर दिया। आपको सरकार की मंशा पर शक है, ये साफ नजर आता है। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, संसद में कहा गया कि कुछ संगठन है, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग हैं जो समाज में, जो देश में इस बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि कोई जमीन नहीं छीनी जा रही, जो वक्फ के पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो नहीं छीनी जा रही है। जिस पर डिस्प्यूट है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कागजात नहीं है, उसकी तो जांच होगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। 2 लाइन का जवाब है। किसानों के लिए भी ऐसा कह रहे थे, क्यों वापस लिया? दूसरे 700 किसान क्यों मरे? क्यों उनको देशद्रोही खालिस्तानी समर्थक कहा गया? अब फिर माफी मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री जी को। मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में, आपके चैनल के जो पूरे मुल्क में देखा जाता है, उसके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा ही कानून जो हमारे जैनी भाई हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो बुद्धिस्ट भाई हैं, उनके बारे में ऐसा कानून आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बनाने आप सोच भी नहीं सकते हैं बनाने के लिए। तो धर्म के मामले में आप एक ही समाज को क्यों टारगेट पर लेते हैं? एक ही समाज को क्यों टारगेट पर ले रहे हैं? क्यों उसके मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये हम लोगों का ये धार्मिक मामला है। जो भी ट्रस्ट है उसके अपने नियम कानून हैं, उससे चलेगा, चलता है। गड़बड़ियां कुछ होती हैं तो वो मंशा नहीं है सुधार की, वो सुधार के लिए इनकी नियत नहीं है। इनकी नियत 2 ही है, जमीन पर कब्जा करना, उसको कारपोरेट को देना और कम्युनल पोलराइजेशन को अस्थायी और देशव्यापी बनाना, ताकि 24 में उनको जो बहुमत से नीचे आ गए हैं उनको जाने का मौका मिले कि फिर से हम सत्ता में आए। वो बेचैन हैं जो बैसाखी हटाना चाहते हैं, और उन्होंने बैसाखी हटाने के क्रम में नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को भी निपटा दिया। उनकी यही मंशा थी कि इन लोगों को भी माइनॉरिटी का, मुसलमानों का, पसमानदा का वोट मिलता है। ये लोग जाए चूल्हे भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो बीजेपी को फायदा हो। आपने यहाँ चंद्रबाबू नायडू की बात की, यहाँ आपने नीतीश कुमार की बात की। जब से नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल पर सरकार का समर्थन किया है, अली अनवर जी, बिहार से खबरें आ रही हैं कि नीतीश की पार्टी जेडीयू में खलबली मची हुई है। कई मुस्लिम नेता जो हैं पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं 12 साल तक उन्हीं की पार्टी से 11.5 साल तक एमपी था। मैं नीतीश जी के हर उनकी फितरत को, उनकी सोचने के अंदाज को भली बात जानता हूं। लंबे समय तक पत्रकार रहते हुए भी उनको, लालू यादव जी को, रामविलास पासवान जी को 20-25 साल तक हमने कवर किया है। तो हम जानते हैं कि कौन नेता किस ढंग से सोचता है। तो उसमें कोई समझने में फर्क नहीं है। नीतीश जी असल में, नीतीश जी को उनकी पार्टी पर अब कब्जा नहीं है। ललन सिंह हो या संजय झा जी हो, ये लोग, इन लोगों पर बीजेपी
इन लोगों को भाव दे रही है और ये नीतीश जी के पक्ष में अब नहीं है, ये बात जान लीजिए। और नीतीश जी ये सोचते हैं, एक तो उनका मानसिक स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। हमें हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल नेता रहे हैं, लेकिन ये बीमारी है, किसी को भी, हमको भी हो सकती है और किसी को हो सकती है। लेकिन उनके पार्टी पर अब उनका कब्जा नहीं है। अगर वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहती, शारीरिक स्थिति ठीक रहती, तो ऐसा नहीं हो पाता। हम जो उनसे वाकिफ हैं जानते हैं कि इस तो हद तक आपको नहीं लगता जाते। है कि नीतीश कुमार जो बिहार के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनकी तबीयत को लेकर जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं और आपका ये भी कहना है कि पार्टी पर अब उनका कंट्रोल नहीं है, इस वजह से आप का ये मानना है कि नीतीश जी इस तरह से कोई फैसला नहीं लेते, तो ये फैसला क्या ललन सिंह और संजय झा का लिया हुआ है? क्या इसी तरह का एक कॉकस है, है? इसी तरह का एक कॉकस उनकी पार्टी में बन गया। और लोग भी हैं, हम सबका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो और लोग भी हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जो बीजेपी के साथ सटता है, अकाली दल सटा था पंजाब के अंदर, क्या हाल हुआ उनका, तो अगले चुनाव में देखिएगा, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या हाल होता है। और जो नीतीश जी कभी सत्ता में नहीं आते, बराबर लड़ करके लालू जी से बीजेपी और नीतीश जी मिलके कभी नहीं पराजित कर पाते थे। लेकिन 2005 में वो परिस्थिति एक खास परिस्थिति थी। हमारे संगठन ने नीतीश जी का साथ दिया था। अब उसके डिटेल में जाने का समय नहीं है कि क्यों साथ दिया था, किधर से गलती हुई थी जिसके चलते हम लोगों को उस पाले में जाना पड़ा। लेकिन ये बात सही है कि उसी के बाद सत्ता में आए और जो माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को, खास करके पचमांदा मुसलमानों का वोट नहीं मिलता था, वो मिला। और जब 17 में हम हट गए उनसे, तो वो जहां 100 की संख्या पूरी कर रहे थे, वहां 43 पर आ गए। और एक एमएलए जो बसपा से जीते थे, कैमूर जिला से, उनको लेकर के माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाए हैं। अब उससे भी नीचे ये आएंगे, आप ये पक्का जान लीजिए। ये स्थिति होने वाली है। चंद्रा बाबू नायडू को भी यही स्थिति होगी। चलिए थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ आकर बात कर लेते हैं। अली अनवर जी, कांग्रेस से भी रिश्ता रहा है आपका, तो कांग्रेस जो है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रही थी और अब खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। ये स्वागत योग्य कदम है। और कोई एक देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अगर इस मामले को टेकअप करती है, तो और इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। तो सिर्फ एक तो कांग्रेस पार्टी गई है, हम समझते हैं कि सभी और दूसरे विपक्षी दल जो इस बिल का विरोध कर रहे थे, वो सब लोग भी इसी तरह से कोई ना कोई काम करेंगे। लेकिन एक मेरा सुझाव है कि इसको लेकर के विपक्षी दलों को, ताकि देखिए बीजेपी की ये मंशा है कि समाज में बदअमली पैदा की जाए, विभाजन पैदा किया जाए और विवाद इतने अपने चरम स्तर पर जाए जिसमें कि लोग उबाल पर आवे, खास करके मुसलमान उबाल पर आवे और उनको पकड़ करके जेलों में बंद किया जाए, लाठीचार्ज किया जाए, गोलियां चलाई जाए। तो हर समाज में मान लीजिए किसी को परेशान करते रहिएगा, बुली करते रहिएगा, तो उकसावे में भी वो आ सकता है। तो गरीब से गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी उकसावे में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि इन तबकों का नेतृत्व करने के लिए आगे आए, वो आगे खड़ा हो और समाज के जो सिविल सोसाइटी के गैर मुस्लिम लोग हैं उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ चुकी है और जो भी
कदम उठा रही है अनडेमोक्रेटिक है और उसमें तानाशाही की बू आती है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। चुनाव से में जो होता है, आपने देखा कि चुनाव में कितनी गड़बड़ियां होती हैं। तो चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर के और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन विपक्षी दल के नुमाइंदा के रूप में काम कर रहा है, वैसी स्थिति में ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव पर ही सिर्फ निर्भर रह करके, इस इलेक्शन कमीशन पर निर्भर रह करके नहीं रह सकते हैं। और भला देश का इसी में है और जमहूरियत का, डेमोक्रेसी की हिफाजत इसी से होगी कि ये दल जनता में जाएं और जनता के जो भी हिस्से मैदान में है लड़ाई के लिए, उनको एक सही और शांतिपूर्ण दिशा देने के लिए उनके आंदोलनों में शिरकत करें, उनकी क़यादत करें, उनका नेतृत्व करें। अगर ये लोग आएंगे तो हम लोग खुशी खुशी इनकी क़यादत को मानेंगे। जी अली अनवर जी, आप बात यहाँ कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये बिल सामने आया उसके बाद स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक भी हो सकती है। आपने इस तरफ इशारा किया कि लोग उकसावे में आ सकते हैं। एक वरिष्ठ नेता हो है सकता आप, है, और हो हाँ, सकता है। हम ये कह आप एक रहे हैं कि वरिष्ठ पहले नेता होता है, यह पूर्व है कि सांसद लाठीचार्ज है, और कीजिएगा, लोग प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, आप उस पर आंसू गैस छोड़िएगा, पानी के फव्वारे छोड़िएगा, गोली चलाइएगा, तो इधर से ईंट पत्थर भी फेंक सकते हैं। और यही होता है। इनके लोग जो अंधभक्त लोग हैं, मस्जिदों के सामने जुट करके और तनाव बनाते हैं, गालियां बकते हैं और उत्तेजक नारे लगाते हैं, और फिर उकसावे में आकर के कुछ मुस्लिम लड़के अगर ईंट पत्थर फेंक देते हैं, मस्जिद के किसी मस्जिद के दरवाजे पर भगवा झंडा टांगिएगा, किसी को गाली दीजिएगा उसके इबादत गाह पर जा करके, तो हो सकता है कि वो भी उकसावे में आ जाए। अली अनवर जी, आपको तो नहीं लगता ऐसी कि स्थिति में आप जनरलाइज कर पॉलिटिकल रहे हैं हर चीज पार्टियों को को? इसमें पहल करनी चाहिए। अली अनवर जी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं सब चीज़ को? थोड़ा उपद्रवी द्रवों को लेकर आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जनरलाइज कर रहे हैं, सबको एक ही तरीके नहीं, से थोड़े नहीं बोल रहे है, हैं। वो सरकार की सह आपको नहीं पर लगता कर कि रहे हैं। आप, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता जितनी है, मॉब पूर्व लिंचिंग सांसद है, हुई, अली अनवर जी सुन ये लीजिए इनके थोड़ा सा, मंत्री तो ये गोली आपकी मारो भी जिम्मेदारी बनती है कि मारो, समाज गाली में देते हैं, शांति गोली रहे, मारो। अमन रहे, पटना चैन रहे, दिल्ली इसके लिए में आप भी संदेश दें। इनके प्रधानमंत्री जी का कपड़े से पहचानने की बात करते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, गोली मारने की बात करते हैं दिल्ली के अंदर सभा में, और फिर उनका प्रमोशन राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में हो जाता है। आप देखिए, एक दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उन पर कोर्ट ने आदेश किया है कि उन पर एफआईआर कीजिए दिल्ली दंगे को के बारे में, उत्तेजक बातें करने के लिए, भड़काऊ नारे लगाने के लिए। पहले भी क्या कार्रवाई की बीजेपी सरकार ने, अब भी कुछ नहीं करेगी, उनको बचा लेगी। तो अली अनवर तो जी, ये ये सारी कानून है, चीजें, न्यायालय है। अगर कोई गलत करेगा उसके लिए कानून है, उसके लिए न्यायालय है, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वही देश हम में कहते हैं, अमन चैन सबके रहे। लिए इसके लिए कानून और आप न्यायालय भी है, अपनी सिर्फ जिम्मेदारी मुसलमानों समझें। के लिए कानून और न्यायालय नहीं है। हम्म, तो बिल्कुल सबके लिए है। तो वो करेंगे। आप बता दीजिए कि बीजेपी के कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितने इनके मंत्री लोग जो क्रिमिनल, हार्ड एंड क्रिमिनल है। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उनके परिवार के 7 लोग मारे गए, आजीवन कारावास की सजा हुई, और गृह मंत्री के आदेश से, गृह मंत्रालय के आदेश से उनको बीच सजा काटते हुए जेल से छुड़ा करके लाया गया। नहीं, वो बिल्कुल और शर्मनाक है। उस पर पोलराइज वो बिल्कुल कराने के लिए शर्मनाक है। गुजरात चुनाव को काम अली हो अनवर गया जी, वो उनको। बिल्कुल फिर शर्मनाक सुप्रीम है कोर्ट जो ने जो हुआ। फैसला किया कि उनको मगर जेल में वापस भेजा आते जाए जाए, वक्त तो पर, जेल में भी अली गए अनवर जी, हैं। अली अनवर जी, वो गुजरात में जो हुआ वो बिल्कुल शर्मनाक है। और उस बात को लेकर तो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन मैं वापस आती बाद हूँ में वक्त लिया, बिल तब पर। तक जी, इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन हो गया, पोलराइज करके इलेक्शन जीत लिए।
अली अनवर जी, अब वक्त पर उनका बात काम करते हैं। हो गया। आप मुझे ये बताइए अली अनवर जी, अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि जी। आप ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि आप तो साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं इस बिल का, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है इस बिल के खिलाफ। आपकी क्या तैयारी है? आप क्या करने वाले हैं? हम लोग शांतिपूर्ण कानून के दायरे में रह करके हम लोग आवाज उठाते रहते हैं, उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे। जो भी जन विरोधी कदम होगा सरकार को, मैंने कहा कि ये इतने माने अनडेमोक्रेटिक हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट, एक राष्ट्रव्यापी संगठन का अध्यक्ष कहता है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि उसको फायदा होगा, वो कहता है कि हमको बुला करके, अगर दिल्ली में पार्लियामेंट में बुला करके हमको सुनवाई, हमारी बात नहीं सुनते हैं तो पटने आ जाइए, आप आ ही रहे हैं, हमको मौका दीजिए। जब ही ये पता चलता है जगदम्बिका पाल जी को, बीजेपी को फीडबैक जाता है कि यहाँ तो तैयारी है कि उसकी बखिया उधेड़ेंगे ये लोग, तो यहाँ की मीटिंग ही कैंसिल कर देते हैं। और जो भी अमेंडमेंट हुआ है, आप जान लीजिए कि बीजेपी का पहले से गेम था कि कुछ बातें मान ली जाएंगी, उनको डालो ताकि नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू को बहाना मिल जाए, ललन सिंह जी को और संजय झा जी को बहाना मिल जाए, और ये फिर उसको थाली बजाएं और ताली बजाएं कि ये हमारी बात मान ली गई और हम इनको वोट कर देते हैं। जनता सब कुछ समझती है। जनता, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। देश की जनता और गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, आदिवासी, सभी धर्मों में हमारे भी लोग हैं, मुसलमान भी, आदिवासी हैं, जनरल कैटेगरी के भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं। ये सब लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये सरकार कारपोरेट घरानों के लिए काम करने वाली है। महंगाई से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। क्या सरकार को मुसलमान गरीबों की ज्यादा चिंता है? लेकिन जो नौजवान लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं, किस घर में दो चार बेरोजगार नहीं है? उनको नौकरी का इंतजाम करे। कहां गया इनका वादा? 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 12 साल हो गया, 24 करोड़ लोगों को अगर इन्होंने रोजगार दिया होता, नौकरी दी होती, तो आज ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जो जितनी विस्फोटक स्थिति है बेरोजगारी की, आजादी के बाद 50 साल पहले तक इतनी विस्फोटक स्थिति कभी नहीं हुई जहां पर ये पहुंच गई। उसमें कोई हिंदू मुसलमान देखने की बात नहीं थी, कोई दलित पिछड़े आदिवासी देखने की बात नहीं थी, उसमें सबको रोजगार मिल जाता। आजकल तो लड़कियों को भी रोजगार चाहिए, अच्छी बात है, वो भी स्वावलंबी होनी चाहती है, तो वो तो काम करेंगे नहीं। और उन्हीं सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इनकी जो लेबोरेटरी है उसमें इसी तरह के प्रोडक्ट आते रहते हैं। एक फेल हुआ दूसरा प्रोडक्ट लाते हैं, एक दूसरा फेल हुआ तीसरा प्रोडक्ट लाते हैं। अब ये देख रहे हैं कि रामनवमी हो या ईद हो या दशहरा हो, इसमें हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ते हैं, तो ऐसा जमीन की लड़ाई लगाओ। आग जमीन ऐसी चीज है कि लोग जमीन, इंची भर जमीन के लिए भाई भाई का खून बहाने को तैयार हो जाता। लोग उठेंगे, विरोध करेंगे, उनको सरकारी बल पर, बंदूक की गोली के बल पर दबाने की कोशिश होगी, इस बात की आशंका है। और ऐसा करके वो कम्युनल पोलराइजेशन को अस्थायी और देशव्यापी बनाना चाहते हैं। अली अनवर जी, अब कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रही है इस मामले को लेकर। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं 7 तारीख को, ये भी खबर है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए। क्या आपकी हम कोई लोग भी जाएंगे उस सम्मेलन में, प्लान है उनसे मिलने के लिए? आप मुलाकात करेंगे हम राहुल लोग गांधी से, बिल्कुल वहां कुछ बात जाएंगे। करेंगे? और पहले भी जो भी इस तरह के नेता
राहुल जी तो नेशनल लीडर हैं, वो आ रहे हैं, वो जिस तरह के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, पसमानदा मुसलमानों के, अति पिछड़ों के पक्ष की बात कर रहे हैं, वो बात हम लोगों की सुनेंगे। और पहले ही इसकी बानगी उन्होंने दे दी है कि उनकी पार्टी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक न्याय की लड़ाई में वो अगुवाई कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। और भी जिनके पास से रिसोर्सेज है, मुसलमानों के बीच में जिन संगठनों और संस्थाओं के पास रिसोर्सेज है, वो लोग भी जाएंगे। अच्छा अंजलि अरोड़ा जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, आप ये बताइए कि वो अब जेडीयू ने इस बिल पर समर्थन कर दिया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा हम लोग जेडीयू को हराएंगे। जो पहले ही देखिए वो 43 पर आ गए थे, हमारे हटने के बाद एक भी उनका मुस्लिम सदस्य नहीं जीता। अब 43 से आ गए हैं, तो उनकी माने उनकी हजामत तो हम लोगों ने इस 20 के चुनाव में ही बना दिया है। ये ऐसे ही थोड़े हो गया है। तो अब ये वोट उनको नहीं मिलने वाला है। जो ये कह रहे हैं, ललन बाबू कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि मुसलमान, और उसके बाहर भी बोलते हैं कि मुसलमान तो वोट देता नहीं है, नीतीश जी काम करते हैं इतना। तो ठीक है भाई, आप इससे भी सबक ले लीजिए कि क्यों मुसलमान, क्यों खास करके पसमानदा मुसलमान आपसे अलग हुए, और क्यों वो आपको समझ रहे हैं, क्यों आपके इफ्तार पार्टी का बाइकाट हुआ, क्यों आप उत्तेजित होकर के इमारत सरिया पर हल्ला बोलते हैं कब्जा करने के लिए, जिसमें वो शामिल था इनके इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने में और इस बिल का विरोध करने में। क्यों ऐसा करते हैं? नीतीश जी का अगर मानसिक स्थिति ठीक होती, सही सलामत होते, तो कम से कम अपने दल के लोगों को, अपने एक्स एमपी को के नेतृत्व में वो भेजते नहीं कि एक धार्मिक संगठन के दफ्तर पर जबरन कब्जा करने के लिए नहीं भेजते। ऐसी ऐसी बात नहीं करते। लेकिन अब तो वो तो घिर गए हैं चक्रव्यूह में कि पार्टी पार्टी बचेगी ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा मतलब किस वजह से हमें आप को कह रहे नहीं हैं? लग रहा है। हमसे ज्यादा मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय गान हो रहा है, वो हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, किसी को इशारा कर रहे हैं। उनका चीफ सेक्रेटरी उनकी बाह दबा रहा है कि ऐसा मत कीजिए। वो उस नेता के पैर छू रहे हैं। तो ये क्या बताती है? बल्कि तरस आती है, चिंता आती है बिहार के एक तेज तरार और इतने पुराने नेता की ये स्थिति हो गई है। अब एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे। अब क्योंकि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो चुका है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस तरीके से इस बिल पर वोटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह, वहां पर इंडिया ब्लॉक ने तो जो रणनीति अपनाई थी कि बिल का विरोध करेंगे, उन्होंने विरोध किया। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह विरोध में, लोकसभा में जो वोट पड़े वो 232 पड़े, राज्यसभा में 95 वोट पड़े। आपको लग रहा है कि इस बिल पर जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक एकजुट नजर आया है, आने वाले वक्त में तस्वीर जो है वो सियासी समीकरण की बदल भी सकती है? नहीं, इंडिया अलायंस जो है इंटैक्ट है। अब ये नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, आपको चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। तो इस तरह की खुदरा खुदरी पार्टियां और भी दूसरी जगह हैं जो उनके साथ हैं। वो जब और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये लोग सब विभाग करके इधर आने की कोशिश करेंगे। और असल चिंता ये है कि उनकी बैसाखी हटे, और बैसाखी जो लगाने वाले हैं वो मिट जाए भले, लेकिन जब तक वो हैं हमारे लिए बैसाखी नहीं हटाए, हमको रखें, तो हो जाएगा, चुनाव में फैसला हो जाएगा। उम्मीद किससे कर रहे हैं अब आप? हैं? उम्मीद किससे है अब आपको? उम्मीद जो ये कानून लेके आए हैं उसका भी नाम इन्होंने उम्मीद रखा है।
हम्म। तो इस तरह का नामकरण में तो ये बहुत उसके मैंने खिलाड़ी हैं ये लोग। तो लेकिन ये उम्मीद नहीं है, ये आक्रोश है, ये नाइंसाफी है, ये नाउमीदी है, हम्म। और बिल्कुल नाउमीदी है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। आप जान लीजिए अनुराधा जी कि जिस डॉक्टर पर रोगी को भरोसा नहीं हो, उस डॉक्टर की दवा भी रोगी को असर नहीं करती है। इसलिए भरोसा जरूरी है। इस सरकार पर भरोसा नहीं है, और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, सिर्फ हम्म। माइनॉरिटी के लोगों का ही नहीं, सिख भी माइनॉरिटी में ही आते हैं, बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी में आते हैं, आपको ईसाई भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो उन सब तमाम लोगों का कतई भरोसा नहीं है। और हम समझते हैं कि बाकी लोग भी धीरे धीरे समझेंगे, जो दलित और पिछड़े हैं धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, और उसका नतीजा आप देखिएगा बिहार के चुनाव परिणाम में मिलेगा। अगर बेईमानी नहीं हुई, अगर बेईमानी नहीं हुई और ये जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उसको रोक पाई, जनता तो अपने स्तर पर हर बूथ पर लड़ती ही है, लेकिन हम्म। उनका वोट चोरी हो जाए और वोटर लिस्ट में नए नाम गलत जुड़वा दिए जाएं बल्क में। हम लोगों को अभी से खबरें मिल रही हैं कि कहीं दरभंगा से खबर आ रही है, कहीं और जगह से मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। और जब तो कम। उस उजागर हो गया दरभंगा के अंदर में, वो लोग एसडीओ के यहाँ गए और हम्म। उनके यहाँ एक तरह से धरना दे दिया, तब जाकर के उस नाम को फिर से बहाल किया जाएगा, किया गया। जिस तरह से हरियाणा में हुआ, जिस तरह से हम्म। दिल्ली में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह से ये पूरे देश में चाहेंगे, बिहार में भी चाहेंगे। लेकिन हम लोग भरसक से जो भी अपनी सलाहियत क्षमता है उससे रोकने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो विरोध करेंगी ही। चलिए, बहुत शुक्रिया अली अनवर जी हमसे बातचीत करने के लिए, समय जी देने के नमस्कार लिए। अनुराधा, और नमस्कार। साफ तौर पर अली अनवर जी यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, सरकार पर हमलावर थे, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम समाज के लिए न्याय का एक बिल आया है, वो इस बात से बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सरकार पर उन्हें शक है, सरकार की मंशा पर शक है। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूज़ तक पर इंटरव्यूज़ लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।